सभी का स्वागत और नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंदर कक्षा 8वीं का भूगोल का अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने जो पहला वीडियो तैयार किया था भाग 1 का, उसके अंदर हमने मांबा और पीटर के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, जलवायु स्थिति किस तरह की है और जिसके कारण उनके समाज जीवन पर किस तरह का असर पड़ता है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। दूसरा जो है भूमि संसाधन किस तरह का होता है, भूमि के उपयोग के बारे में हमने जानकारी देखी। और आज हम ये जो भाग 2 में हम निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भूमि के स्वामित्व के आधार पर प्रकार, भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन, भूमि संसाधन संरक्षण, भूमि मृदा का निर्माण, मृदा निर्माण के कारक। अब उसमें भूमि के स्वामित्व के आधार पर प्रकार किस प्रकार है। जैसा कि भूमि के प्रकार में निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। आप सभी गांव या शहरों में निवास करते हैं और जनरली हमको मालूम है कि हमारे गांव में निजी खेती भी होती है और सार्वजनिक खेती भी होती है। निजी भूमि व्यक्तियों का उस पर अपना खुद स्वामित्व अथवा उसका अधिकार होता है। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व की होती है, मतलब गांव के लोग हैं तो उस ज़मीन पर गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है और उसमें सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसा कि पशुपालन के लिए चरगाह है, फल है या अखरोट, नट को अखरोट भी बोलते हैं, या औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्रित इस सामुदायिक भूमि के ऊपर किया जाता है। सामुदायिक खेती भी की जाती है। जैसा इसको साझा संपत्ति संसाधन भी इसे कहा जाता है। अब देखेंगे भूमि के उपयोग हमको किस प्रकार है। अभी आप देखते हैं भूमि उपयोग में समय के अनुसार किस तरह के परिवर्तन आए हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती जा रही है और जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारी ज़मीन नहीं बढ़ रही है और भूमि की उपलब्धता यह सीमित होती जा रही है। और लेकिन ज़मीन की और भूमि की मांग आप देखते हैं कि शहर में भी ज़मीन कितनी महंगी होती है और आज गांव में भी ज़मीन काफ़ी महंगी है और लेकिन रहने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। और भूमि का कैसा समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आ गया। जहाँ पहले कभी चरगाह की भूमि हुआ करती थी, जहाँ कभी लोग खेती करते थे, जहाँ कभी वहाँ जंगल हुआ करता था, आज उद्योगों के कारण रहने के लिए, सड़क बनाने के लिए आज भूमि की हमें आवश्यकता पड़ रही है और ज़मीन कम होती जा रही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता जा रहा है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर जैसा कि व्यापारिक क्षेत्र, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर दुकानें बनाने के लिए या नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार अधिक बढ़ा है। लोगों ने जंगलों को काट कर वहाँ रहने के लिए, बस्ती बनाने के लिए जगह को, भूमि का उपयोग करना शुरू कर दिया। और इसी तरह जो सार्वजनिक भूमि है, सामुदायिक भूमि है, उस पर भी अनाधिकृत हस्तक्षेप करना लोगों ने शुरू किया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन के अंदर हमको सारी सांस्कृतिक परिवर्तनों के रूप में भी दिखाई देती है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, क्योंकि आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार हो रही है और ये ज़मीन कृषि और दूसरा उद्योगों के लिए इस ज़मीन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। और ये बड़े पैमाने पर ज़मीन का कृषि के लिए और निर्माणों के लिए का उपयोग होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और जिसके कारण अपरदन हो रहा है। जो मिट्टी है बहकर जा रही है, भूस्खलन बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसके केस स्टडी के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। भूमि अपरदन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा निर्माण होता जा रहा है, क्योंकि
ज़मीन के ऊपर का लेयर और बढ़ती हुई जनसंख्या के रहने के लिए हम देखते हैं कि लोगों ने बस्ती बनाना शुरू कर दिया। अब एक है भूमि के उपयोग के अनुसार उसमें परिवर्तन किस तरह हो रहा है। अभी आप देखिए शुरुआती दौर में यहाँ पर आपको ये झोपड़ी नुमा मकान दिखाई दे रहे या कुछ आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं किसान खेती के औजार ले जा रहा है या खेती आप देख सकते। तो इस तरह का चित्र आपको पहले मिलता था। उसके बाद जैसे जैसे जनसंख्या और उद्योग बढ़ते गए, अब ये इलेक्ट्रिक के तारों का ग्रिड देख सकते हैं। ये बहुमंजिला 2 मंजिली यहाँ बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही, या फिर भी अभी खेत है लेकिन उसके बावजूद ये सड़क आप देखिएगा। अब उसके बाद और आगे का जो परिवर्तन हो गया, उसमें 3 मंजिली बहुमंजिली इमारतें यहाँ बन रही है। जहाँ पहले कभी खेती हुआ करती थी, वहाँ पर वन जंगल हुआ करता था। आज शहरों के अंदर गाड़ियाँ चल रही, जो खेती थी या काफ़ी फली फूली खेती हमको पहले में दिखाई दे रही, लेकिन यह खेती भी कम होती जा रही। और जो चौथा और बड़ा परिवर्तन वर्तमान समय के अंदर भूमि का अनेक कारणों से उपयोग होता जा रहा है। जहाँ सड़कें काफ़ी बड़ी चौड़ी हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण जो गाड़ियाँ यातायात के लिए सुविधाओं की आवश्यकता पड़ रही है। जहाँ पहली खेती हुआ करती थी, अब वह खेती खत्म हो के जैसा और किसी दूसरे काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, या देख सकते हैं आप, और यहाँ की खेती खत्म हो रही है। तो समय के अनुसार ज़मीन में किस तरह के परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसके बारे में आपने देखा। अब यह भूमि संसाधन संरक्षण उसका कैसा करना है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। आप लोग देखते, हमने इसके पहले का भूमि का परिवर्तन किस तरह होता गया। उसका मुख्य कारण है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के निवास के लिए और उद्योगों के लिए इस भूमि का अलग अलग तरीके से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए भूमि की उपयोगिता आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर अब पैदा हो रहा है। जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों में जल है, भूमि है, वायु है, वनस्पति और पेड़ पौधे हैं। जमीन का अधिक बड़े पैमाने पर उपयोग करने के कारण जो जंगलों में वन्य प्राणी रहते थे, आज वो शहर की तरफ आ रहे हैं, और एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन खत्म होने के कगार पर आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण हम कृषि योग्य भूमि के बनाना और दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या को निवास स्थान बनाने के कारण ये होता जा रहा है। अब इसको भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके क्या है। इस भूमि से जो रिसोर्सेस है लैंड, इसको हम संरक्षण क्या तरीका कर सकते। वन रोपण हमने क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। स्कूल स्तर पर लगाना चाहिए या सार्वजनिक स्तर पर लगाना चाहिए, और जिससे क्या होगा, जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, ज़मीन के अंदर जाएगी तो ये मिट्टी बहकर नहीं जाएगी। इसके अलावा भूमि उद्धार, अभी भूमि उद्धार के बारे में भी आप जानते हैं, उसमें समृद्ध नदी या झील से नई भूमि बनानी होती है, और उसको लैंड रिक्लेमेशन भी उसको बोलते हैं। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता खत्म होती जा रही है। इसके अलावा उर्वरकों का विनियमित उपयोग करना चाहिए, और अतिचारण पर रोक लगाना चाहिए। अभी अतिचारण आप जानते हैं कि जो जानवर है, पशु है, उनके जो पैर के नीचे खुर होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं, और जिससे जो घास है वह घास खराब हो जाती है, और उसके बाद ज़मीन को पक्का रखने वाले वनस्पति अथवा पेड़ पौधों के छोटे छोटे घास के जो रूट्स हैं वह ज़मीन को छोड़ देते हैं, और जिससे मिट्टी बहकर चली जाती है। और इसके ये सामान्य तरीके हैं, और यदि इस विनाश को बचाना है तो हमको इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप एक भूस्खलन, एक केस स्टडी के बारे में यहाँ बतलाया गया है। सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः बाढ़, भूकंप या ज्वालामुखी के कारण यह घटनाएं होती रहती है, और प्रमुखतः ये बरसात के समय पर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन जैसे जो प्राकृतिक आपदा है उसका हमें सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक यदि वर्षा होती है तो भूस्खलन होता है, और नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। नदी के अवरुद्ध अचानक
फूट पड़ने से निचली घाटियों में जो मकान होते हैं उसका विध्वंस होने की संभावना भी होती है और इसलिए जीवन और संपत्ति का उसमें नुकसान भी होता है। अब उसमें एक आप ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह का पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जो मकान है, तो ये लंबे समय तक यदि बरसात चलती है तो यह भूस्खलन हो जाता है और जिससे निचले इलाकों घाटियों के भागों में जो लोग निवास करते हैं वहाँ पर उनके मकान और लोगों का जीवन और प्राकृतिक संपत्ति का नुकसान होने की संभावना होती है। अभी एक वस्तु स्थिति, एक केस स्टडी का आप यदि अध्ययन करते तो आप उसमें देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांपियो के निकट पंजी गांव में बड़ी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग इसमें नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन से हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया और जिसके परिणाम स्वरूप गांव और सड़क के आसपास के क्षेत्र तक काफी बड़ी क्षति नुकसान पहुंच गया। तो पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। तो इस तरह का ये पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह विस्फोटन सड़क बनाने के लिए अन्य कामों के लिए करते हैं, तो उसके कारण भी कई बार ये बड़े बड़े सड़क बनाने के चक्कर में ये भूस्खलन होने की संभावना होती है और यह क्षेत्र पूरा आपका प्राकृतिक आपदा वाला क्षेत्र बन जाता है। अब उसमें इस चीज़ को रोकने के लिए पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में इस आपदा को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र में तैयार करना चाहिए और उसमें इंगित करना चाहिए, मार्किंग करना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र ये भूस्खलन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों ने अपने मकान नहीं बनाने चाहिए। भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार बनानी चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस तरह का आपके गांव और यदि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में आप यदि रहते तो उसका आप अनुभव भी करते हैं कि जहाँ सड़क बनती है पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ जो दूसरे साइड में पर्वतीय एवं पहाड़ों के कई बार दीवार गिर जाती है, निचले साइड में गिरती है, तो उसको तारों का कुंपन से या बड़े बड़े पत्थरों से आप उसको रोक सकते हैं। यदि भूस्खलन से रोकने के लिए और जो प्राकृतिक तरीका एक है वनस्पति के आवरण को वृद्धि करना, जो हम पशु चालन जो गाय बैल भैंस या बकरियां भेड़ बकरियां इनको जो चराते हैं खुले में छोड़ देते हैं, तो यदि नहीं छोड़ते तो ये आपकी घास यदि रहेगी तो उसके जड़ों को बांधकर मिट्टी को रखेगा। सतही अफवाह और झरनों के प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। जो पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोगों को समस्या ज़्यादा आती है। अब यह मृदा निर्माण का कारक क्या है, कैसा मृदा निर्माण होता है, पहले मृदा की व्याख्या क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा या उसको सॉइल कहते हैं। यह भूमि से निकटती जुड़ती है। आगे आकृति में हम देखेंगे स्तर रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। आपके जमीन का प्रकार किस प्रकार, आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है या कायांतरित या रूपांतरित प्रकार का शैल है, वह किस तरह का है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। जैसा कि आग्नेय शैल हमने 7वीं क्लास के अंदर भी देखा, पृथ्वी के अंदर कैसा तप्त लावा अथवा मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आने के बाद बाहर के वातावरण के साथ उसका संपर्क आ जाता है और फिर आग्नेय शैल बन जाता है और उसके बाद अवसादी और इस तरह रूपांतरित कायांतरित शैल बन जाता है। तो इसी तरह ये उसमें खनिज पाए जाते हैं, वह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अपक्षय यानी पत्थरों का, शैलों का, चट्टानों का टूटने फूटने की प्रक्रिया जो आपकी भौतिक और रासायनिक कारकों के कारण होता है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। उसमें खनिज और दूसरा आपके जो जैव पदार्थ, उसमें ह्यूमस की मात्रा यदि बढ़ती है तो वह आपके फसल और अनाज वनस्पतियों के उगने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए मृदा की परिच्छेदा की आकृति आप देखिए, ये कई बार आपके परीक्षा में भी आ जाती है। अब ये ऊपर का घास की भूमि आप देख सकते हैं, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अब ये ह्यूमस होता है, ह्यूमस जैसा कि वनस्पतियों के पेड़ पौधे के जैसा सड़ने के बाद या प्राणी मरने के बाद उसमें वो उपज, मृदा की उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं।
उसके बाद आप ये नीचे का भाग देखिएगा, उसमें बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, उसके निचला वाला भाग, और उसके बाद अपेक्षित चट्टानी पदार्थ, या आप देखिए नीचे, और ये जनक चट्टान यानी मूल पत्थर इसके अंदर होता है। अभी आप देखेंगे केवल 1 सेंटीमीटर आपकी मिट्टी की परत बनने के लिए सैकड़ों साल, उसमें हजारों साल लग जाते हैं। अभी ये मृदा का जनक शैल, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? जनक शैल, उसका रंग कैसा है, उसका निर्माण, उसके गुणधर्म और खनिज मात्रा और पारगम्यता, ट्रांसपेरेंसी, वह किस तरह निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर आधारित है। उच्चावच तुंगता, मतलब कितने अधिक ऊंचाई पर है, उसके ढलान ज़्यादा है या वह किस तरह का है, और यदि ढलान बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी मृदा बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समतल मैदानी क्षेत्र में आपका यदि मिट्टी, पानी और यह जमा हो जाता है और उसके बाद चट्टानों के अपक्षय के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जो ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मतलब ह्यूमस, ये वनस्पति और प्राणी जात जैसा सूक्ष्म जीव, ये मरने के बाद ह्यूमस बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं, और यदि ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो खनिज अथवा मिट्टी में आपकी उर्वरक क्षमता जैसा फसल उगाने के लिए वो आवश्यक होता है, वो उससे अधिक और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कि समय मृदा परिच्छेदा की मोटाई को निश्चित करता है, मतलब उसको कितना पीरियड लगा है, 1000 साल, 2000 साल, और उसके बाद मृदा परिच्छेदा, इसके मोटाई के अनुसार वो पता लगता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस के निर्माण की दर को वह प्रभावित करते हैं। अभी उसमें आप देखिए मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है शैल का स्वरूप किस प्रकार का है, मतलब वह बहुत कठिन प्रकार का शैल है, मृदु प्रकार का शैल है, यहाँ का तापमान किस प्रकार का है, बहुत ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, वो किस प्रकार की स्थिति है, और उसके ऊपर आपकी ये जलवायु स्थिति और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मतलब वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, तापमान किस तरह, बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्या, और ये मृदा आपका जो शैल है, चट्टान है, इसका स्वरूप किस प्रकार का है, बहुत कठिन प्रकार का पत्थर है तो उसके ऊपर। तो उसमें अन्य कारक है स्थलाकृति, जैसा कि हमने वो कहाँ का प्रदेश है, पर्वतीय एवं पहाड़ी, तुंग ढलान वाला या मैदानी प्रदेश, या वहाँ की स्थिति किस प्रकार की है, जैव पदार्थों की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा गया समय, जो मृदा तैयार हो रही उसमें कितने समय के बाद वह मिट्टी की परत आपकी बनी हुई है। तो इस तरह ये हमारा भाग 2 समाप्त हो जाता है, और उसके बाद हम इस तरह का लगभग हम 7 से 8 उसके भाग हमने किए हैं। तो अगला भाग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, भाग 3 में। नमस्कार, धन्यवाद।